नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को पूरा देखिए। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिवीजन ना करने पर या इनको पढ़ने ना पर आपके इसके नंबर कट सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का क्या नाम था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम था आनंद। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहां पर आप ऑप्शन में नाम की जगह जो है दूसरा नाम आ जाने के कारण कई लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए विष्णुगुप्त किसका नाम है। तो विष्णुगुप्त जो है प्रधानमंत्री के रूप में थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कमेंट करके बताइए विष्णुगुप्त किसका असली नाम है और आप इनको किसके नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ, तो श्रवण बेलगोला में बिताया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन इनमें से सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और आंसर इसका यही मिल गया। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है जो इसका निर्माण करवाया था। तो सभी इसके ऑप्शन सत्य हैं। तो उपयुक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य किसका नाम है, कमेंट करके बताइए। सेम ही आंसर के अलग अलग नाम से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक काफी आहत हुए थे। फिर उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खा ली, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, अहिंसा पर विश्वास करने लगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है। इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड ये प्रश्न आजीवन हमेशा एक प्रकार से समझ लीजिए हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलता ही है। इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। तो बिल्कुल एकदम 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका जो है ऑप्शन नंबर ए महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा दोनों ही अशोक से संबंधित हैं। इन दोनों को ही श्रीलंका अशोक ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अशोक के शिलालेखों की सबसे पहले खोज जो है पार्ट्रेत्री फैनथेलर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पार्डेत्री फैनथेलर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था। देखिए खोज की थी किसने और पढ़ा किसने। दो क्वेश्चन एक ही टाइप से आ रहे हैं। इनमें कंफ्यूजन के कारण कई बार अगर जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन होता है 61वें नंबर के क्वेश्चन में तो अधिकतर लोग जेम्स प्रिंसेप आंसर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पढ़ने की, तो पढ़ने के मामले में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। और खोजने की बात हुई थी तो खोजने में कोई और व्यक्ति है, याद रखिएगा। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची के स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य में है और अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक से संबंधित ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं और ये मैक्सिमम सभी लैंग्वेज में है जो प्राचीन समय में थी, यानी कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ये सभी लिपियों में अशोक के अभिलेख अलग अलग स्थानों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? कलिंग विजय से संबंधित हमेशा प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कलिंग विजय ही वो एक क्षण था जहां से अशोक की लाइफ पूरी चेंज हुई। तो कलिंग विजय से संबंधित उल्लेख 13वें अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचर जो होते थे उनको क्या कहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे वो संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग तरीके से इनको अलग अलग जगह पर बुलाया जाता था। ये सभी जो है गुप्तचरों के सांकेतिक नाम हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है 7 वर्गों में, 7 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो महल के अवशेष जो है कुम्हरार पटना से। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहिंसा। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा जो है राहुलोवादसुत्त से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? विष्टि से आप क्या समझते हैं जो मौर्य काल में प्रचलित था? तो विष्टि जो है निःशुल्क श्रम कहलाता था। ऑप्शन नंबर ऐसा श्रम जिसका कोई भी पैसा नहीं मिलता था, कोई भी उसका दान नहीं मिलता था, किसी प्रकार से कोई प्राप्ति नहीं होती थी, उसे विष्टि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलवाए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए? तो सीसे के सिक्के स से सीसा, स से सतवाहन। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए तीनों ही स। ऑप्शन नंबर सीसे के सिक्के सतवाहन वंश ने चलवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई? तो ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है सतवाहन राज्य में प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रुद्रदामन कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रदामन कौन था? तो शक वंश का शासक था रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजवैद्य से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है और चरक तो अपने आप में ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चरक की चरक संहिता अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो कनिष्क का राजवैद्य कौन? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी के रूप में अपने आप को माना, या किस शाखा के अनुयायी बने कनिष्क? तो महायान शाखा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान शाखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर हमेशा पूछी जाती है। पुरुषपुर और पाटलिपुत्र में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोग चंद्रगुप्त मौर्य समझ के इसका आंसर पाटलिपुत्र भी लगाते हैं। तो कनिष्क और पुरुष श याद रखिएगा, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ से प्राप्त शासक जो है रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्रदामन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर रोम साम्राज्य की बस्ती मिली है? तो प्राचीन समय की बात करें तो रोम साम्राज्य की बस्ती अरिकमेडु में मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेगास्थनीज की इंडिका, बुद्ध चरित, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड ये ऑथर और बुक वाला सेक्शन हमेशा रिपीट पर पूछा जाता है। तो यहां पर अश्वघोष सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की है।
अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहते हैं? तो समुद्रगुप्त प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मतलब दोबारा से निर्माण किसने करवाया? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने अपने अपने समय में कराया। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हूणों का आक्रमण भारत में किसके समय में? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, स्कंदगुप्त के समय में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न, वेरी इंपॉर्टेंट, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं? किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो शासक था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके समय में नवरत्न इनके शासन इनके दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय एशियंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट पर पूछे जाते हैं। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहते थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है रचना और रचनाकार। देखिए दो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जा रहे हैं, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, बाकी शूद्रक की मृच्छकटिकम और स्वप्न वासवत्तम दांडी ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी है, शूद्रक की द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिकम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है ये सुमेलित नहीं है रचना और रचनाकार में। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के बाणभट्ट दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कौन सा अपना एक कहे तो रचना लिखी जो हमेशा पूछी जाती है? कमेंट करके कमेंट में बताइए आप जो भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की राजधानी का नाम कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग चीनी यात्री जो है ये हर्षवर्धन के। हेनसांग फाहियान ये हमेशा पूछा जाता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो तीन पक्षों के संघर्ष में कन्नौज के लिए जो हुआ था उसमें प्रतिहार राजाओं की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वातापी किसकी राजधानी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वातापी जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो अगर एशियंट हिस्ट्री की बात करें तो चोल साम्राज्य के समय में स्थानीय स्वशासन की प्रथा विशेष रूप से शुरू हुई थी, मुख्य विशेषता थी उनके समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राज प्रथम ने बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? तो एलिफेंटा मंदिरों के जो गुफा मंदिरों का निर्माण है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये लगातार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ये सभी पूछे जाते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ललितादित्य मुक्तापीठ, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे एशियंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए 50 तक करवाए थे, इस पार्ट में 51 से 100 तक करवाए। इसी प्रकार आगे सीरीज जारी रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के नए वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुराने एग्जाम को अभी देना हो या आने वाले समय में देना हो, आप ये प्रश्न पढ़िए क्योंकि ये प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मात्र 50 क्वेश्चन है, कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए क्योंकि हम रोज वीडियो अपलोड करते हैं, रोज आपके लिए वीडियो मिलेंगे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करके बतलाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट करता है और भी आपके लिए मेहनत करने के लिए। और सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन देखिए, बैक टू बैक सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं और आपको ये देखकर टॉपिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है संविधान से रिलेटेड। तो संविधान से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं तो हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड हर समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 8 जो है भारतीय संविधान का केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग टॉपिक में ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान ने भारत को जो है एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? तो राज्य अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो संविधान का ये टॉपिक से ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो आयरलैंड का संविधान जो है हमारे लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? राजनीतिक शक्ति किस प्रकार से भारत में आती है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति जो है जनता के द्वारा लाई जाती है, यानी कि हम लोग अर्थात जनता जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जब चाहे जिस चाहे राजनीतिक पार्टी को बदल सकती है जनता अपने वोट के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत अभी हमने पढ़ा, अब ये मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघ व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग देशों से मिलकर हमारा संविधान मिलकर बना है, बहुत सी चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई हैं। ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर कनाडा जो है वो देश है जहाँ से हमने संघ व्यवस्था की योजना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो अभी हमने पढ़ा राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान भारत जो है भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। आप मुझे कितने भाग हैं
और कितने अनुच्छेद हैं, कमेंट में ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा नेक्स्ट वीडियो, इसीलिए आप अभी से बताइए, नेक्स्ट में आप अपना आंसर पक्का कर लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो, अब पता है तो अच्छी बात है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द, संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टॉपिक हमेशा आता है। तो 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए अभी मैंने आपसे पूछा क्योंकि आने वाला है, तो अगर आपने उस समय कमेंट कर दिया होता तो आप अपना आंसर पक्का कर लेते। तो चलिए फिर भी आपको आंसर पता चल गया, 395 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 97 विषय हैं संघ सूची में, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख किसका नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लैंड के संविधान से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, आंसर लेकिन सेम ही है। तो राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ में संघीय प्रणाली जो है कनाडा के संविधान से ली है। भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान जो है अपना प्राधिकार भारत की जनता, मेनली तो जनता ही है, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में जो है यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो समाज की उद्देशिका में, भारत की संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं 42वें संशोधन के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोड़े गए हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न अवधारणा संसद के लिए जो है ये इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ये आयरलैंड से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से, किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति भारत की जनता के हाथों में होती है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है कार्यों के लिए, संसदीय प्रणाली इसीलिए भारत की संसदीय प्रणाली इसीलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप होना भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं भी, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है?
तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद में ये घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो ये एक अर्ध संघीय या संघीयवत संविधान है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारत का संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 जो है ये भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? तो जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सामाजिक न्याय का यह अर्थ होता है। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में हमें संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हम देख सकते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? तो विधि शासन की संकल्पना जो है ब्रिटेन के संविधान प्रणाली की एक विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को जो है राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद जो है एस.आर. बुम्बई मामला जो था इसमें ये जानकारी दी गई है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र जो है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, ये सभी आधारित लोकतंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ क्या है? तो मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना एक तंत्र कहलाएगा। सार्वजनिक, सार्वभौमिक, वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सार्वभौमिक, वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या कहलाएगी? तो जनता का प्रभुत्व होना लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाएगी। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है? तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना संवैधानिक राजसी का अर्थ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार में संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से सरकार में संसदीय रूप का विचार लिया गया है। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अधिक तंत्र में, माफ करिएगा, अल्पतंत्र में जो है कुछ लोग, अल्प लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन टेस्ट सेट पेपर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आया हूं 50 क्वेश्चंस जीके के। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट पर चलते हैं। वीडियो में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कितने आपसे बन रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा जिससे हर दिन के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रोज रात में दिन के सभी वीडियो का एक मिक्स क्वेश्चन का वीडियो लाइव चलता है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बतलाइएगा। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो ख़त्म करते हैं आज के ये 50 क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख चुके होंगे, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो पूरे देखिए। आप एक बार पैटर्न समझ जाएंगे तो जीके आप खुद तैयार करने लगेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, ओमान के लेखक जोखा अलार्थी ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था? तो ओमान के लेखक जोखा अलार्थी ने सेलेस्टिक बॉडी ये उपन्यास का नाम है जिसके लिए 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार इन्हें मिला था। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था।
मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग 130 थी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार ग्रेस मुरे होपर, ऑप्शन नंबर ए, ग्रेस मुरे होपर ने किया था। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, मतलब कम स्थान पर ज्यादा लोग हैं। इनमें से कौन एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की परत या उसकी संरचना से बनी हुई होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर शैल वो एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए, सैल वो एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट रचना से बनकर बनती है। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में परमवीर चक्र है। मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि साफ की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती? तो 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार 5वीं बार जीती थी। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या इनमें से किससे अधिक ना हो। तो भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं कर सकते हैं जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ग्रेशम का नियम अर्थशास्त्र में यह कहता है, मौद्रिक सिद्धांत है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने में और निर्णय करने में ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के पास होती हैं। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः किसके द्वारा उपयोग के आधार पर जाना जाता है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को ट्रांजिस्टर के द्वारा उनके उपयोग के आधार पर जाना जाता है। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के शुजा-उद-दौला नवाब ने हराया था। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है। जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया? तो जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार ने रोज रिंग तोता, ऑप्शन नंबर सी, रोज रिंग तोता पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया था। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का खिताब जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने 2019 सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का खिताब जीता है। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया? तो सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को 2018 में सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है जो कि कपड़ों पर होती है? तो चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2019 मई तक के रिकॉर्ड के अनुसार सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच, T20 मैच में तीनों प्रारूपों में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए।
हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए जोको विडोडो को चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 मई को हर साल मनाते हैं। नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है? तो नैयार नदी जो है राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है। पेरियार, कुप्पम, चलियार, नैयार ये चारों केरल की नदियां हैं। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर जी स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा अफजल खान मारा गया था। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार 2018 में राजस्थान राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार मिला है। 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को किसने हराया था? तो 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को ऑप्शन नंबर बी पीटर गिलक्रिस्ट ने हराया था। जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो जून 2019 की स्थिति के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो महाकवि कालिदास जी ने इनमें से मालती माधवा नहीं लिखी है, राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से कौन था? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था? तो मई 2019 में भारत सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगाया था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक इनमें से क्लॉड शैनॉन को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? तो कंठमाला रोग जो है जल जनित बीमारी नहीं है। मई 2019 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाला सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया था? तो मई 2019 में माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ाई करने वाला सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाने वाला कामी रीता शेरपा जी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रखने वाले दुनिया के एकमात्र पर्वतारोही बन गए थे। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है? तो पूर्वांचल पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है। 23 से 26 मई 2019 के बीच दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो 23 से 26 मई 2019 के बीच दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम माफ करिएगा किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा सचिन तेंदुलकर की है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किसके प्रकार हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। चैरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला का रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है चैरियल स्क्रॉल्स कला, जो कि एक लुप्त प्राय कला है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति का अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को इनमें से हम कहते हैं चल निधि कवरेज अनुपात। विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बिया विश्वविद्यालयों की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत 180 देशों में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 177 नंबर पर था 2018 में। दबाव की एसआई इकाई क्या है?
तो दबाव की SI इकाई ऑप्शन नंबर पास्कल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारत सर्वोच्च न्यायालय के AK सीकरी पूर्व न्यायाधीश जी को 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया और शपथ दिलाई गई? तो अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठवें राष्ट्रपति के रूप में वोलोदिमिर जेलेंस्की जी को चुना गया और शपथ दिलाई गई। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो इनमें से जिम्नोस्पर्म प्रजाति के पौधे जो होते हैं शंकु फल और बीज का उत्पादन करते हैं जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार जी का संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस। वीडियो को अपने दोस्तों को आगे और शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर नोटिफिकेशन के लिए सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए जीके के 60 MCQ क्वेश्चंस का एक और वीडियो लेकर आया हूं। कल हमने संविधान पढ़ा था, आज के इस वीडियो में भी हम मिक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो जीके के हर टॉपिक से लिए गए हैं। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सका उसे क्या कहा जाता है? तो जिस काल का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आदिमानव ने सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल जो है सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो कुत्ते को आदिमानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? तो आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृति को देखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता नवपाषाण काल में बना जब उसने आग की खोज की थी। कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता उनका नाम दयाराम साहनी जी हैं जो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। कौन सा कथन इनमें से असत्य है? सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई। यह कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रसिद्ध पशुपति की मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है लोथल नामक स्थान से मिलता है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कौन सा जोड़ा इनमें से असत्य है? सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो नगर नदी और सागर तट
ये आपके लिए ऑप्शन में है। तो हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, कौलीबंगा घग्गर, आलमगीरपुर हिंडन, हड़प्पा सिंधु, ये जो है यहाँ पर ये कथन असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? सही उत्तर क्या होगा? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या हुआ करता था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर हुआ करता था। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते उक्ति, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद उपनिषद से ली गई है। ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है ऑप्शंस में से। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को इंद्र का स्थान मिला था। कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये कथन इस ऑप्शन से इस क्वेश्चन के लिए असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है। वितस्तता झेलम बिल्कुल सही है, युद्ध के बारे में भी पढ़ते हैं हम। पुरुषणी, रावी, शतुद्री, स्वात, विपासा, व्यास। तो शतुद्री और स्वात जो है ये आधुनिक और प्राचीन नाम में, ये कथन यहाँ पर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। कौन सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और उसकी राजधानी है। तो यहाँ पर कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, पोटली, मगध, गिरिव्रज, मल्ल, कुशावती। तो महाजनपद, चेदी और पोटली यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक इनमें से कौन था? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन, हर्यक वंश का अजात शत्रु, हर्यक वंशी अजात शत्रु का पुत्र, 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक जिसका शासन रहा। तो यहाँ पर उदयन, जिसको उदाई भद्र भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो यहाँ पर अजात शत्रु को कुड़िक उपाधि से नवाजा गया था। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर घननंद अथवा घनानंद, मगध के नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, जिसका मगध पर शासन था सिकंदर के समय में। कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला महापद्मनंद, जिसका शासन 343 ईसा से 321 ईसा पूर्व तक रहा। मगध के नंद वंश शासक नाम उग्रसेन, उग्रसेन भी नाम था इनका, महापद्मनंद के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडोस्पिसीस का युद्ध कब हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडोस्पिसीस का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। हाल ही में महावीर जयंती मनाई गई। आप बताइए कमेंट करके किस डेट को थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा? तो महावीर जी ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत या व्रत जोड़ा। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी ये जैन धर्म में त्रिरत्न है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो महावीर जी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था।
प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान को सस्यावाद कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। उपरोक्त सभी कथन इस क्वेश्चन के लिए सही हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान में बट गया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बौद्ध संगति और शासक का समय दिया हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में, तृतीय अशोक के समय में और चौथी हर्षवर्धन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। आगे की सीरीज आपकी जारी रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।